नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश और मैं हूं खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जूनागढ़ में पकड़ी देसी शराब की भट्टी, 4 आरोपी गिरफ्तार और 10 फरार। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से शुरू होगी रामेश्वर तिरुपति दक्षिण दर्शन यात्रा ट्रेन। सोमनाथ मंदिर परिसर में भगवान गणेश के सबसे बड़े अनुष्ठान की शुरुआत। संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, शरीर के आर पार हो गई 6 गोलियां। कोल्हापुर में हिंसा के बाद 36 लोग गिरफ्तार, शहर में इंटरनेट बंद, धारा 144 लागू। क्या था अजीत पवार का वो फॉर्मूला जिस पर शरद पवार ने अब लगाई मुहर? 2024 के लिए है बेहद खास। 48 घंटे में मानसून की दस्तक को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। 15 जुलाई को पीएम मोदी कर सकते हैं राजकोट के हीरासर एयरपोर्ट का उद्घाटन, रनवे की टेस्टिंग होगी शुरू। ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। जूनागढ़ के पंचेश्वर इलाके में पुलिस ने देसी शराब की एक फैक्ट्री पर छापा मारा, साथ ही मौके से शराब बनाने के सभी उपकरण को भी बरामद किए। गुजरात में भले ही शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन आए दिन शराब जब्त के मामले सामने आते ही रहते हैं। एक बार फिर जूनागढ़ से एक शराब की भट्टी पकड़ी गई। जूनागढ़ के पंचेश्वर इलाके में पुलिस ने देसी शराब की एक फैक्ट्री पर छापा मारा। इसके साथ ही शराब बनाने के सभी उपकरण को भी बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस को हजारों लीटर शराब बनाने का उपकरण भी मिला। पुलिस ने छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि 10 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने पूरे मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन ये सवाल उठता है कि गुजरात में एक तरफ जहां शराब पर प्रतिबंध है, वहीं दूसरी तरफ तस्करी और डिलीवरी पकड़ी ही जा रही है। शराब तस्करों को पुलिस का कोई खौफ नहीं। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन से शुरू हो गई श्री रामेश्वरम तिरुपति दक्षिण दर्शन यात्रा ट्रेन। इस पवित्र यात्रा का पहला दिव्य पड़ाव तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए रेणुगुंटा स्टेशन पर होगा। इसके बाद यात्रा अगले दिन पद्मावती मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ेगी। अगले दिन तीर्थ यात्री रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करेंगे। देश के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों से जुड़ी भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए रेल मंत्रालय ने भारत गौरव ट्रेन शुरू की है। भारत गौरव ट्रेन के अब तक 29 फेरे देश भर में चलाए जा चुके हैं। इस अनूठी पहल को आगे बढ़ाते हुए इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC 23 जून 2023 को साबरमती स्टेशन से श्री रामेश्वरम तिरुपति दक्षिण दर्शन यात्रा शुरू करेगा। यह यात्रा 8 दिनों तक चलेगा। अधिक जानकारी के लिए और ऑनलाइन बुकिंग IRCT की वेबसाइट से की जा सकती है। यात्रा साबरमती से शुरू होगी और 7 रात और 8 दिन यानी 23 जून से 30 जून तक की यात्रा में 5 तीर्थों को कवर करेगी। स्टैंडर्ड थर्ड AC के लिए टूर पैकेज की कीमत 27,500 और इकोनॉमिक स्लीपर क्लास के लिए 15,900 प्रति व्यक्ति। ट्रेन यात्रियों को तिरुपति, रामेश्वरम, मुद्देरो और कन्याकुमारी जाने का अनूठा अवसर देगी। सभी रेल यात्रियों के लाभ के लिए गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के 9 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर बोर्डिंग सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इस पवित्र यात्रा का पहला दिव्य पड़ाव तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन के लिए रेणुगुंटा स्टेशन पर होगा। इसके बाद यात्रा अगले दिन पद्मावती मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ेगा। अगले दिन तीर्थ यात्री रामेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे और वहां से रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद तीर्थ यात्री मीनाक्षी मंदिर के दर्शन के लिए मुद्देर जाएंगे। अतः में यात्री नागरकोइल स्टेशन आएंगे और स्वयं विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी मंदिर, सनसेट और सनराइज पॉइंट, गांधी मंडपम और कन्याकुमारी बीच आएंगे। यात्रा संबंधी सभी जरूरतों का ख्याल रखते हुए व्यापक सेवा प्रदान करेगा। टूर पैकेज में सभी यात्रा सुविधाएं मानक थर्ड AC के लिए बजट होटलों के आवास और इकोनॉमिक स्लीपर क्लास के लिए गैर AC बजट होटल, ट्विन और ट्रिपल शेयरिंग के आधार पर कमरे,
कपड़े धोने और बदलने की सुविधा, खान-पान शामिल है। चाय नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना। ऑन बोर्ड और ऑन ऑफ बोर्ड पेशेवर और मैत्रीपूर्ण टूर एक्सपर्ट की सेवा, ट्रेन में सुरक्षा, सभी कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन सभी कोचों में यात्रा के दौरान पब्लिक एड्रेस सुविधाएं, यात्रा बीमा और यात्रा सहायता के लिए IRCTC द्वारा ऑपरेटरों की उपस्थिति शामिल है। सोमनाथ मंदिर परिषद में भगवान गणेश के सबसे बड़े अनुष्ठान की शुरुआत किया गया है। संकटी चतुर्थी के अवसर पर सांदीपनि विद्या निकेतन संस्कृत पाठशाला के 111 ऋषि कुमारों और सोमनाथ संस्कृत पाठशाला के 28 ऋषि कुमारों तथा दोनों पाठशालाओं के गुरुजी ने श्री गणेश अर्थशीर्ष का पाठ किया। सामूहिक रूप से 6000 से अधिक श्री गणपति अर्थशीर्ष पाठ पूरे किए गए हैं। गुजरात के पवित्र तीर्थ स्थल सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में श्री गणेश अर्थशीर्ष का पाठ महाअनुष्ठान का शुभारंभ हो गया है। श्री सांदीपनि विद्या निकेतन के ऋषि कुमारों ने सोमनाथ में गणपति अर्थशीर्ष का पाठ किया। भाद्रव मास में श्री गणेश नवरात्र के अंत तक 1.25 लाख श्री गणपति अर्थशीर्ष पाठ का पाठ किया जाएगा। प्रदेश भर में संस्कृत विद्यालयों के ऋषि कुमार सोमनाथ पर भव्य समारोह में पाठ करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कार्यरत सोमनाथ ट्रस्ट ने जन कल्याण के कार्य के साथ ही श्री गणेश का अनूठा उत्सव आयोजित किया है। सोमनाथ 7 जून बुधवार जेठवाद चतुर्थी को सोमनाथ मंदिर का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसकी विशेष पूजा की जाएगी। भक्त भगवान गणेश के पौराणिक प्रति विनायक रूप को कष्टों के दाता और अष्ट सिद्धि नवनिधि के रूप में पूजे जाते हैं। सोमनाथ तीर्थ में अब तक भगवान गणेश का सबसे बड़ा समारोह शुरू हो गया है। सोमनाथ ट्रस्ट ने भगवान गणेश की सबसे प्रिय प्रस्तुति गणपति अर्थशीर्ष के संदिग्ध पाठ को भाद्रव मास में गणपति नवरात्रि तक पूरा करने का रस्म अदा किया है। आज हर्त चतुर्थी को जेठ कृष्ण चतुर्थी से श्री गणेश नवरात्रि तक गुजरात में विविध संस्कृत पथ विद्यालय के ऋषि कुमार सोमनाथ परिसर में भगवान गणेश के चरणों में श्री गणपति अर्थशीर्ष का पाठ करते रहेंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के इस भव्य समारोह में गुजरात भर का हर स्कूल भाग लेगा, जो संस्कृत स्कूल के बीच ज्ञान के आदान प्रदान के द्वार भी खोलेगा। इस महासमारोह में ऋषि कुमार के मंत्रोच्चार से प्रेरणा को लेकर अन्य विद्यार्थी एवं अभिभावक भी संस्कृत पाठशाला में अध्ययन के लिए प्रेरित होंगे। संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर सांदीपनि विद्या निकेतन संस्कृत पाठशाला के 111 ऋषि कुमारों और सोमनाथ संस्कृत पाठशाला के 28 ऋषि कुमारों तथा दोनों पाठशालाओं के गुरुजी श्री गणेश अर्थशीर्ष का पाठ करेंगे। सामूहिक रूप से 6000 से अधिक श्री गणपति अर्थशीर्ष पाठ पूरे किए गए। सामूहिक रूप से ऋषि कुमार द्वारा श्री गणपति अर्थशीर्ष का पाठ करने से सोमनाथ तीर्थ में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और महादेव के दर्शन करने आए श्रद्धालु भी श्री गणेश की भक्ति में डूब गए। मुख्तार अंसारी के करीबी संजीवी जीवा की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा। संजीवी जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 6 गोलियां उसके शरीर को भेदते हुए आर पार हो गई। लखनऊ में कल हुए संजीव जीवा हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक संजीव जीवा को कुल 6 गोलियां लगी, जो उसके शरीर को भेदते हुए आर पार हो गई। बताया जा रहा है कि लखनऊ कोर्ट में जीवा को गोली मारने वाले शख्स विजय ने बिल्कुल शार्प शूटर की तरह हमला किया। उसका निशाना इतना सटीक था कि उसके रिवॉल्वर से चली सभी गोलियां संजीव जीवा के शरीर को भेदते हुए आर पार हो गई। पुलिस ने माहौल और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा के शव का देर रात पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संजीव जीवा सभी 6 गोलियां उसकी पीठ की बाईं ओर लगी। उसके दाएं हाथ की उंगलियों को छूते हुए भी गोलियां निकली। माना जा रहा है कि गोली लगने पर संजीव जीवा ने अपने सीने पर हाथ रखा होगा और वह गोलियां उसके हाथ को छूते हुए निकली। साथ ही वहां मौजूद सिपाही और मां बेटी को भी जो गोली लगी है वह संजीव जीवा के शरीर को भेदते हुए उनकी ओर लगी। आरोपी विजय वकील के कपड़ों में कोर्ट पहुंचा था। उसके पास 357 बोर की अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर थी। इसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए है। भारत में यह रिवॉल्वर और कारतूस प्रतिबंध नहीं है। इसका एक कारतूस 1.5 से 2,000 रुपए से मिलता है। आमतौर पे पंजाब में इसका काफी चलन है। यहाँ के लोग इस रिवॉल्वर को रखते हैं। विजय को यह रिवॉल्वर कैसे मिली, किसने मुहैया कराई, पुलिस इस बात की जांच कर रही है।
लखनऊ हाई कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या के बाद स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के कप्तानों से कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पेशी पर आने वाले अभिभावकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखने और खुफिया तंत्र को मजबूत करने की बात कही है। स्पेशल डीजी ने बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ पुलिस समन्वय बनाकर सुरक्षा के इंतजाम करने और सुरक्षा के आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल करने की बात पर जोर दिया है। साथ ही कोर्ट परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजाम की जांच करने के और कुछ गड़बड़ मिलने पर ठीक करने को सही कहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंसा के मामले में कुल 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 5 नाबालिग है और पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा के बाद अब पुलिस एक्शन जारी है, जहां पर पुलिस ने कुल 36 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनमें से 2 नाबालिग हैं। हाल ही हुई घटना को लेकर कोई अफवाह नहीं फैला पाए, इसलिए प्रशासन ने इलाके में इंटरनेट बैन कर दिया है और धारा 144 भी लगा दिया है। इसके अलावा कोल्हापुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर औरंगजेब का स्टेटस रखने के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। इन दोनों एफआईआर में कुल 5 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया है और उनको जीवी न्यायालय कोर्ट में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। लोकसभा चुनाव अगले साल मई में होने वाला है और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 के आखिरी महीनों में होने वाला है। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन और शिंदे गुट बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के चीफ शरद पवार का एक बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि सियासी दलों को पहले आकलन करना चाहिए और उसके अनुसार उन सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनकी जीतने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि मैदान में होने से सत्तारूढ़ दलों को मदद नहीं मिलती है। बयान के साथ शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिए फॉर्मूले पर मुहर लगा दिया है। एनसीपी नेता अजित पवार ने सोमवार को टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में टिकट के बंटवारे के दौरान जीत की संभावना के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी चीफ शरद पवार ने औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। महाराष्ट्र में एनसीपी का गठबंधन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट के साथ है। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा कि अगर विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विश्वसनीय विकल्प के साथ आता है तो लोग इस पर विचार कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने नए संसद भवन को लेकर कहा कि इसको लेकर फैसला राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के माध्यम से लिया जा सकता है। रिपोर्ट के अनुसार कहा कि मेरी चिंता यह है कि क्या लोकसभा चुनाव के लिए वैसा ही दृष्टिकोण होगा जैसा राज्य यानी विधानसभा चुनाव के लिए है। यदि विपक्ष एकजुट होकर एक विश्वसनीय विकल्प पेश करता है तो लोग इस पर विचार कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव अगले साल मई में होने हैं और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव 2024 के आखिरी महीनों में होने वाला है। एनडीए गठबंधन के तहत शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने आम चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है। वहीं सत्ताधारी दल बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भारतीय जलवायु वैज्ञानिक के मुताबिक पहले हफ्ते में मानसून हल्का रहेगा। इसके पीछे उन्होंने गंभीर चक्रवात बिपारजॉय का आना बताया गया है, जो मानसून की नेचुरल प्रोग्रेस पर असर डाल सकता है। भारतीय मौसम विभाग के विशेषज्ञों का दावा है कि अगले 48 घंटों के दौरान केरल में मानसून की शुरुआत हो जाएगी। वहीं जलवायु वैज्ञानिक और मौसम वैज्ञानिकों ने दावा किया कि भले ही इस बार देश भर में बारिश लाने वाले इस मानसून की शुरुआत समय पर हो, लेकिन यह मानसून अपने पहले हफ्तों में बेहद कमजोर रहेगा। मानसून की हल्की शुरुआत के पीछे उन्होंने गंभीर चक्रवात बिपारजॉय को कारण बताया है। उनके मुताबिक कुछ चक्रवात की वजह से केरल में शुरुआती हफ्ते तक मानसून धीमा रहेगा। वहीं आईएमडी का कहना है कि इन 3 वजहों के कारण मानसून में तेजी रहेगी। आईएमडी ने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, पूरे लक्षद्वीप, मालदीव और कोरोमीन क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों तथा पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मानसून आगे बढ़ा है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मानसून अपने समय से ही आगे बढ़ रहा है।
एयरपोर्ट को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। रनवे की टेस्टिंग और फाइनल स्टेज अप्रूवल लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 जून को छोटे विमानों से परीक्षण किया जा सकता है। राजकोट के हीरासर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर एक बयान सामने आया है। हीरासर एयरपोर्ट का उद्घाटन 15 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। एयरपोर्ट को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। रनवे की टेस्टिंग और फाइनल स्टेज अप्रूवल लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 जून को छोटे विमानों से परीक्षण किया जा सकता है। अभी 2 दिन पहले केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हीरासर एयरपोर्ट को लेकर ट्वीट किया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हीरासर एयरपोर्ट के प्रति की नई उड़ान करार दिया है। उन्होंने कहा है कि हीरासर एयरपोर्ट का टर्मिनल 23,000 वर्ग मीटर में है। 3,040 मीटर लंबे रनवे वाले इस एयरपोर्ट का निर्माण 1405 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। एयरपोर्ट में 1405 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा। राज्य में विकास और रोजगार के क्षेत्र में नई प्रगति होगी। हवाई अड्डा राजकोट के औद्योगिक शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डा 1032 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया है। इसमें 23,000 वर्ग मीटर का यानी टर्मिनल क्षेत्र है और 14 पार्किंग स्टैंड बनाए गए हैं। इस नए हवाई अड्डे से सौराष्ट्र क्षेत्र के कुल 12 जिलों को लाभ होगा। जैसा कि क्षेत्र विनिर्माण गतियों का एक प्रमुख केंद्र है जो हवाई संपर्क पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि रेशम उत्पादक और सेरेमिक उत्पादकों के साथ हमारे विनिर्माण उत्पादक इस क्षेत्र में तेजी से विकास कर सकते हैं। हवाई अड्डे को कार्गो हवाई अड्डे के रूप में 2 गुना किया जा रहा है। इससे पहले राजकोट के डीएम ने कहा था कि हवाई अड्डे पर 7 बोर्डिंग गेट होंगे, जिनमें से 3 एरो ब्रिज होंगे और 3 कन्वेयर बेल्ट होंगे। उन्होंने कहा कि चूंकि हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय है, इसीलिए 2 सीमा शुल्क काउंटरों के साथ 8 आउटजन काउंटर भी होंगे। अपने चरम पर हवाई अड्डा एक निश्चित समय सीमा में 1280 से अधिक यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। राजकोट अहमदाबाद राजमार्ग पर स्थित हवाई अड्डा गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों के लिए रसद के लिए समय और लागत संबंधित समाधान लाएगा। साल 2018 में मोदी सरकार ने एयरपोर्ट के लिए 1405 करोड़ की मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2017 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। मौजूदा राजकोट हवाई अड्डा शहर के केंद्र में है और इसके चारों ओर आवासीय और व्यवसायिक इमारतें हैं। यह एयरबस 320, बोइंग 337, 800 से बड़े विमानों की सेवा करने से असमर्थ है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने पार तापी नदी लिंक परियोजना का कड़ा विरोध किया है। कड़े विरोध के कारण आदिवासी समूह को तार तापी नदी लिंक परियोजना को स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी। एक बार फिर से कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। पार तापी नदी लिंक परियोजना के बारे में सर्वेक्षण गुजरात के डांग में एक बार फिर तापी नदी लिंक का विरोध हुआ। चिकर बांध का सर्वे करने आए अधिकारियों को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सर्वे करने पहुंचे अधिकारियों को ग्रामीणों ने वापस भेज दिया। गौरतलब है कि इससे पहले आदिवासी समुदाय के लोगों ने तार तापी नदी लिंक परियोजना का विरोध किया था। कड़े विरोध के कारण आदिवासी समूह को तार तापी नदी लिंक परियोजना को स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी। फिर भी पार तापी नदी लिंक परियोजना को लेकर सर्वेक्षण के लेकर कई तर्क दिए जा रहे हैं। अनंत अनादि वडनगर के ताना रीरी में स्क्रीनिंग कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यटक मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि इस स्वर्गीय भूमि को देखना मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा जैसा है। इस शहर का इतिहास 2000 से भी पुराना है। इस शहर के महत्व को इसके स्वदर्शन से जाना जा सकता है। महसाणा केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने गुजरात में पीएम मोदी के गृह नगर वडनगर के ताना रीर गार्डन में आयोजित अनंत अनादि वडनगर के स्क्रीनिंग कार्यक्रम में कहा कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पवित्र को देखना मेरे लिए तीर्थ यात्रा जैसा है। साथ ही वडनगर को भारत में मथुरा, उज्जैन, पटना, वाराणसी जैसी जीवित प्राचीन शहरों की श्रेणी में माना जाएगा। पर्यटन विभाग ने इस कस्बे के महत्वपूर्ण इतिहास को सामने लाने का प्रेरक कार्य किया है। अनंत अनादि वडनगर के ताना रीरी में स्क्रीनिंग कार्यक्रम के केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि इस स्वर्गीय भूमि को देखना मेरे लिए एक तीर्थ यात्रा जैसा है। इस शहर का इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। इस शहर के महत्व को इसके स्वदर्शन से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से मुझे लगा कि इस कस्बे का महत्व अद्वितीय है।
पर्यटन मंत्री रेड्डी ने कहा कि पर्यटन विभाग ने शहर के महत्वपूर्ण इतिहास को सामने लाने के लिए एक प्रेरक कार्य किया है। उन्होंने आगे कहा कि कला की स्थिति 2000 वर्षों में फैली 7 प्राचीन सभ्यताओं के संगम के रूप में शहर के महत्व को प्रस्तुत करती है। तानारीरी के सम्मान में एक पुरातात्विक संग्रहालय के साथ साथ तानारीरी संग्रहालय भी बनाया जा रहा है, जिसमें 16वीं शताब्दी में खुद को बलिदान कर दिया था। इन दोनों परियोजनाओं को 2024 तक पूरा करने का करीब 277 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पर्यटन मंत्री रेड्डी ने कहा कि देश भर में 12,000 से अधिक संग्रहालय संचालित हो रहे हैं। कई अत्याधुनिक संग्रहालय विकसित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय इसका प्रमुख उदाहरण है। मंत्री श्री रेड्डी ने वडनगर सहित देश भर में 12 विभिन्न स्थलों पर थीम आधारित संग्रहालयों के आकार लेने की बात कही है। मंत्री ने राजपीपला में बन रहे अत्याधुनिक संग्रहालय की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वडनगर एक विरासत स्थल है, जहां प्राचीन शहरी संस्कृति, जल प्रतिबंधन, व्यापार और वाणिज्य जैसे कई क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए बहुत बड़ा अवसर है। मंत्री ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के महत्व को प्राथमिकता देते हुए रामायण, कृष्ण, जगन्नाथ, बौद्ध सर्किट जैसे पर्यटन विविधता को प्रस्तुत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के 9 वर्षों के दौरान भारत के स्वर्णिम विकास को दोहराया। उन्होंने उपस्थित नागरिकों से राष्ट्रीय वर्चस्व की भावना के साथ राष्ट्र के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।